प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भास्कर स्टडी लाइफ में। और हमारी जो श्रृंखलाएं चल रही थी वो सेल की चल रही थी, और हम इसके अंदर आज जो देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है थियोरेटिकल किस तरीके की होती है। क्योंकि हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कैसा है, थियोरेटिकल है। पूरा थ्योरी में आपको लिखाया जा रहा है। ये इमेजिनेशन आपको ये करना है, और कुछ वीडियोस में आपको और भी डालूंगा जिसमें कि आपको शायद वो प्रैक्टिकली अनुभव भी मिलेगा कि किस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है प्राक कोशिकाएं। और आपको याद होगा कि हमने देखा था कि रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की केंद्रक की, और ब्राउनीय गति भी उन्होंने ही बताई थी। तो जो रॉबर्ट ब्राउन के बाद में एक नई परिकल्पना आई, एक नई हाइपोथेटिकल एक प्रोसेस आया, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि भाई कोशिकाएं जो हैं वो लगभग दो प्रकार की हैं। और ये जो लगभग दो प्रकार की हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं, एक तो है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो सबसे पहले उत्पन्न हुई प्राक कोशिका, और उसके बाद में यूकैरियोटिक जब कुछ बेहतर संसाधन या बेहतर एनवायरनमेंट उसे मिले तो वो धीरे धीरे उसमें उत्परिवर्तन हुए, उनमें इवोल्यूशन हुआ और वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये एक सुनने में बहुत अद्भुत लगता है कि ये किस प्रकार से होता है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या हैं, इनके क्या क्या तजुर्बे हैं, इनके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रॉपर्टी हम देखने के लिए सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो ये कहता है प्राक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखने वाले ही इनके जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकांश। ठीक है, देखिए इनकी जो विशेषताएं हैं इसके अंदर क्या है कि बहुत सी ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बनाती हैं ये जिन जीवों का निर्माण करती हैं उन्हें प्रोकैरियोटा कहते हैं। प्रोकैरियोटा, ये आप समझ लें कि इनको प्रोकैरियोटा कहा जाता है। ये प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, प्रोकैरियोटा भी कहते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच मेड बाय प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और वो हमेशा कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर होती हैं, क्योंकि ये प्राक कोशिकाएं हैं। इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये एक से ज़्यादा कोशिका को अपने साथ बांधे रखें। तो बांधने का जो नियम है ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आता है। इनके अंदर ही हम बहुकोशिकीय जीवों को देखते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव हमें कहाँ मिलेंगे? स्वतंत्र रूप से। एक कोशिकीय जीव हमें यूकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे जो जीव होंगे वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे। उन्हें यूनिसेल्युलर के नाम से जानते हैं, वो हम कल के अध्याय में पढ़ चुके हैं। देखिए इनके अंदर एक सेल वॉल होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। देखिए सबसे छोटी जो सेल है वो है पीपीएलओ, वो एक माइकोप्लाज्मा है। पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, ये सबसे छोटी सेल होती है। और सबसे बड़ी सेल अगर हम देखें तो वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। और जितने भी अंडे हैं वो सारे एक कोशिका ही होती है। तो माइकोप्लाज्मा और थर्मोप्लाज्मा ये दो ग्रुप हैं। जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में आर्किया पढ़ेंगे, और आर्किया के बाद में माइकोप्लाज्मा और थर्मोप्लाज्मा जो पढ़ेंगे, इनके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है ये एक आकार का निर्धारण करती है। आप देखिएगा पेड़ है, पेड़ में ऊपर बार्क पाई जाती है जिससे कि कॉक बनता है, तो छाल होती है जिसे हम हिंदी में छाल कहते हैं। और ये छाल जो है उस पेड़ के तने को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगर ऐसा नहीं हो तो तना जो है वो फैल जाए। तो सेल वॉल पाई जाती है,
माइकोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा लेमा है, कोशिका झिल्ली है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये लगभग अमूमन सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और ये क्या करती है, ये जीव द्रव्य जो इसके अंदर होता है उसको बाहर आने से, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बाहर नहीं आ जाए और अंदर एक गतिविधियां जो हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसमें साइटोसोल या हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य, हम बहुत ही फेमिलियर हैं कोशिका द्रव्य से, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो कोशिका द्रव्य है ये क्या कार्य करेगा, कोशिका द्रव्य आपस में तारतम्यता बैठाने का काम करेगा। आपस में क्या करेगा, जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल, जो कोशिकांग हैं, उनके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग का काम करता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य। राइबोसोम पाया जाता है। हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, इससे प्रोटीन का निर्माण होता है और ये 70S प्रकार का होता है। और 70S श्वेत वर्ग हमने जाना था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एक यूनिट है एस, श्वेत वर्ग ने दी थी, जो हम जब इसे सेडिमेंट करते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, एक घूमने वाली, आपने डीएनए देखा होगा, तो डीएनए जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज में जो हमारी अगर सलाइवा लेते हैं या हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसको घुमाते हैं, तो सेल में से डीएनए निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन का भी यूज़ किया जाता है और नॉर्मल बिना उसके भी हो जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम 70S का होता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। देखिए बायोमोलिक्यूल्स, जैसे एक सेल है वो खाना खा रही है, तो खाना उसने खाया, देखो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस आपने सुना होगा। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल पी रही है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल खा रही है। जैसे भक्षाणु भक्षण करते हैं और पीवाणु पीते हैं, तो इस तरीके से भक्षण, तो जब ये अंदर की तरफ जाते हैं तो ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारे कौन कौन से हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की बात करते हैं, तो ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनके इंक्लूजन्स होते हैं, मतलब ये इनके एक अजीब पदार्थ होते हैं इस प्रकार के, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया, ये सारे के सारे। फ्लैजिला भी कईयों में पाई जाती है, तो फ्लैजिला है इनके अंदर। न्यूक्लियोइड, जिसे हम केंद्रकाभ कहते हैं या केंद्राभ कहते हैं, मतलब ये केंद्रक की तरह लगता है। केंद्रक डीएनए जो होता है वो एक ही डीएनए होता है इसमें, जिसे हम एक ही क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया नहीं जाता है और इसके चारों ओर क्या है, कोशिका केंद्रक भित्ति नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है। और जब इस प्रकार की संरचना जिसमें केंद्रक नहीं, केंद्रक जैसा लगता है क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम तो है लेकिन ऊपर एनवलप नहीं है, उसे हम केंद्रकाभ के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है सत्य न्यूक्लियस नहीं होता है, अनुपस्थिति होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ईआर नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होंगे, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। लेकिन राइबोसोम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, लाइसोसोम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये शायद पाए। वैक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और हम इनकी महत्वता को देखें तो ये लगभग सब जगह पाए जाएंगे। आप देखिए कि इनके बिना संसार है ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम जानते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकलिंग का काम करते हैं। जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है या किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ये क्या करते हैं, ये उनका खाना खाते हैं, वो खा लेते हैं उन्हें। खाना खाने के बाद में जो इनका वेस्ट निकलता है वो वेस्ट एक ऑर्गेनिक हम कहें कि खाद के रूप में होता है, जिसे हम मैन्योर के नाम से जानते हैं। और ये मैन्योर बनाते हैं जिससे कि
आगे पीढ़ी चलती रहती है, क्योंकि हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में हम वेस्ट निकालेंगे। उन वेस्ट जो निकालते हैं हम, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको भी क्या करते हैं, मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जब मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो दोबारा से ये प्लांट के रीयूज के काम में आ जाता है। प्लांट इसे यूज करके फिर हमारे लिए खाना बनाते हैं और हम फिर दोबारा से क्या करते हैं, उसको खाते हैं। तो ये जो साइकिल है इसे हम रिसाइकलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते, इसके अलावा देखिए ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी काम करते हैं। बहुत से लोगों में मोटापे की बीमारी हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। इस ओबेसिटी को कम करने का काम कौन करेगा? इस ओबेसिटी को कम करने का काम करेगा हमारा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे गट्स में होते हैं, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, वो हमारी आहार नाल के अंदर जो पाए जाते हैं वो ये हैं। हम इसको आगे समझते हैं कि द प्रोकैरियोटिक सेल आर मच स्मॉलर। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, इसलिए ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। लेकिन इनके अंदर सर्कमस्टेंस की कमी होती है, इनके अंदर चीज़ें कम होती हैं, लेकिन कम होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा काम करती हैं। आप देखेंगे कि ये जो कोशिकाएं सत्य कोशिकाओं से ये बहुत छोटी होती हैं और सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं इनके अंदर होती हैं, चाहे मेटाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, सारी की सारी जो उपापचयी क्रियाएं वो इनके अंदर होंगी। और ये सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं कहाँ होंगी? जीव द्रव्य या हम कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य के अंदर होंगी। ऐसा प्रोटीन का निर्माण होना है, यहाँ एटीपी का निर्माण होना है, यहाँ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होना है, वो भी यहाँ जितने भी काम किए जा रहे हैं वो सारे के सारे जो कार्य होंगे जो कि एक यूकैरियोटिक सत्य कोशिका करती है, इसी प्रकार से एक प्राक कोशिका भी करती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल वर्क करती है वो किस तरह से करती है? बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करती है। और आप देखिए कि अगर इसे न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा मिले, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा मिले, तो न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा मिले तो ये 24 घंटे से भी कम समय में रिप्रोडक्शन कर लेती है और रिप्रोडक्शन करके अपनी कॉलोनियां बना लेती हैं। आप साइनोबैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा, है ना, आपने बैक्टीरिया नाम सुना होगा। ये जो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया बहुत प्रकार के हैं। आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें आर्किया भी हैं और ट्रू बैक्टीरिया भी हैं। जो आर्किया हैं वो पुराने हैं और इनको आप देखते हैं कि ये जो हैं वो मेथेन गैस को निकालने के लिए भी काम में आते हैं। आपने ये 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा पूरा का पूरा कि इनके बहुत से वर्क हैं। जब क्लासिफिकेशन हम इसे देखते हैं और दोबारा से जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जो अब आएगा तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि इनका योगदान बहुत ज़्यादा है हमारी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बायोमास बनाते हैं, सबसे ज़्यादा बायोमास बनाते हैं। सबसे ज़्यादा बायोमास बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा जो है वो निकलती हुई। कई जो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। तो इस तरीके, और कुछ कीमोट्रॉपिक्स भी होते हैं, वो भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है जो शुद्ध रहता है वो अधिकांश इन्हीं के कारण रहता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आप जानेंगे कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और लगभग बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू होता है, मुकुलन के थ्रू होता है या बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। आप इसको समझ लें। अच्छा, इसके अलावा हम जो देखते हैं इसके अंदर कि ये हमारी आंत में भी पाए जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया कि आंत में इनमें स्टोन प्रोटीन नहीं होता है, साथ में इनके अंदर मियोसिस नहीं होता है, इनके अंदर मियोसिस नहीं होता है, इनके अंदर माइटोसिस भी नहीं होता है, इनके अंदर अमाइटोसिस होता है। और बेसिकली कई लेखक आपको ये बताएंगे कि इनके अंदर माइटोसिस होता है। तो जहाँ तक भी मेरा मानना है, जहाँ तक कि मैंने अध्ययन किया है, इनके अंदर एक नई कैटेगरी अमाइटोसिस होता है, माइटोसिस नहीं पाया जाता है। ठीक है, नो मियोसिस भी नहीं होता, यानी अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों ही नहीं पाए जाते हैं और इनका यूज बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे कि प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड हम जानते हैं, प्लास्टिड
ये प्लास्टिड जो होता है, जैसे इकोलाई हमने लिया, एक बैक्टीरिया है, ये इकोलाई बैक्टीरिया से आप समझ सकते होंगे कि हमारे अंदर ह्यूमन इंसुलिन जो है वो हमारी पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स के हैं, लैंगरहैंस जो द आइलैंड्स ऑफ हैंगरहैंस होता है, आइलैंड ऑफ हैंगरहैंस के अंदर, लैंगरहैंस के अंदर क्या होता है, बीटा सेल्स होती हैं। ये बीटा सेल्स क्या होती हैं, इंसुलिन डेवलप करती हैं। बट किसी कारण से इंसुलिन डेवलप करना बंद कर दें या नहीं हो तो क्या होगा, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन साइंटिस्टों ने बैक्टीरिया के अंदर हमारे जो जीन्स हैं उन जीन्सों को डाला जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और बैक्टीरिया के प्लास्टिड के अंदर ये सर्कुलर डीएनए रखता है। ये इस प्रकार का सर्कुलर डीएनए होता है, ये इसकी डबल हेलिक्स हम देख रहे हैं, ये इस प्रकार का सर्कुलर डीएनए होता है। और ये सर्कुलर डीएनए जो है इसको कट करके बहुत सी बायोटेक्नोलॉजी वाली जो संस्थाएं हैं, मेडिकल वाली संस्थाएं हैं, ये यहाँ से इसको काट देती हैं। तो यहाँ पे भी ये डीएनए है, तो डीएनए के जो सेगमेंट यहाँ पे हैं इसको हटा दिया जाता है, और जो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन क्रिएट करते हैं उस इंसुलिन वाले को नए को यहाँ पे क्या करता है, अरेंज कर देता है। और यहाँ से जो प्रोडक्शन प्रोटीन का बनेगा वो क्या बनेगा, वो इंसुलिन का बनेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपका फील्ड जो है वो कितना बेहतरीन है, कि आप कितनी अच्छी फील्ड के अंदर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है इतनी अच्छी तकनीक आ गई हैं इंडिया के अंदर ही, और CCMB जो हैदराबाद है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे जब अध्ययन करने जाएंगे कभी, जब हैदराबाद का आपका टूर लगता हो तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे देखें कि कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे, कभी भी आप एक फेयर पे अगर जाएं, कभी भी आप एक इंस्टीट्यूशनल यात्रा के ऊपर अगर जाएं, तो आप अपने कॉलेज से ये रिकमेंड करें कि वो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर लेके जाएं जहाँ पे इस प्रकार की है। देखिए, घूमने फिरने का बहुत मौके होते हैं, और घूमने फिरने के लिए हम जा भी सकते हैं और फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप जाएं, एक ट्रिप पे जाएं, तो ऐसी जगह जाएं, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहां इंस्टीट्यूट में आपको उन चीज़ों को सीखने का मौका मिले, उन चीज़ों का समझने का मौका मिले, जिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और बिना रटे आप एग्ज़ाम के अंदर उन चीज़ों को लिख सकें। बेसिकली चीज़ ये है कि जब आप इन चीज़ों को इनहेल करते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, इस तरह से इन चीज़ों को जब इनहेल कर लेते हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं, और जब पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं तो सारी बॉडी जो है आपका वर्क करने लगती है। आप जैसे ही नाम सुनेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, आपके दिमाग में पूरी बॉडी आपको ये बताने लगेगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स तो ये भी काम करती है, वो इस तरीके की होती है, और ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर एक फिगर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपके दिमाग में अंदर फिगर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आप कॉपी पेन लेके उन फिगरों को बनाते चलें, और आप देखेंगे कि जो आप चाह रहे हैं और जो बुक के अंदर है और जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। तो देखिए, आज का हम अध्याय यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हुआ। नेक्स्ट जो हम पीरियड लेंगे उसके अंदर हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको स्नैपशॉट इसका दे दूंगा, फिर भी आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।